Hello everyone and welcome back to my channel Miracle Learning. So in this video we will be solving the next 5 questions from UGC NET Public Administration June 2020 exam conducted in the month of November 2020. So we have done the first 75 questions of paper 2, that is the subject paper of public administration, और अगले 5 क्वेश्चन जो हैं that is 76 to question number 80 we will be solving in this particular video. However, this serial number of the questions can vary from set to set, but questions जो होंगे वो इसी पेपर में से होंगे. Okay, so let's get started. So first question for today is match list 1 with list 2, and in list 1 we have authors and in list 2 we have concepts. So let us go through the authors. A आपको दिया हुआ है चेस्टर बर्नार्ड, then we have Francis Likert, then we have Wydrow, and then we have Chris Argyris. In concepts we have maturity immaturity theory, then we have mega and meta policy, then we have linking pin, and then we have zone of indifference. Right, तो अब इसे सॉल्व करते हैं. चेस्टर बर्नार्ड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया इनमें से? हमें पता है चेस्टर बर्नार्ड ने दिया जोन ऑफ इंडिफरेंस. सो ए का 4, तो जस्ट हैव अ लुक एट द ऑप्शंस की ए का 4 कहाँ पर है. ओके, सो ए का 4 है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, और कहीं भी नहीं है तो यहीं से आपको डायरेक्टली आंसर आ गया. फिर भी जस्ट लेट अस टैली कि बाकी जो है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं. ओके, सो फ्रांसिस लाइकर्ट ने आपको कॉन्सेप्ट कौन सा दिया? लिंकिंग पिन मॉडल. देन बी का 3, इसमें भी बी का 3 ही है. देन ड्रोर ने दिया मेगा एंड मेटा पॉलिसी, सी का 2, एंड डी का है आपका क्रिस एर्जायरिस मैच्योरिटी थ्योरी 1, विच इज़ करेक्ट. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है. ओके, एक ही उससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. मैंने यहाँ चेस्टर बर्नार्ड से स्टार्ट किया. सपोज आपको चेस्टर बर्नार्ड में कंफ्यूजन होती तो आप इसको किसी और ऑर्डर में भी स्टार्ट कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल यू कुड हैव स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम डी. क्रिस एर्जायरिस ने दिया मैच्योरिटी थ्योरी. अगर आपको ए का नहीं पता था तो आप डी का 1, ओके, तो डी का 1 भी एक ही ऑप्शन में था. आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो एज पर योर कम्फर्ट. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. हाउएवर ये जो क्वेश्चन था काफ़ी ईजी था या ईजी है. ओके, so this question is from unit 2 administrative thought and mixed match the following question है. mixed question है तो मैंने कोई टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, and answer is your option 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. इनमें से कौन सा डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है. राइट, सो फर्स्ट इज रेवेन्यू कलेक्शन, देन 2 रिसोर्स मोबिलाइजेशन, 3 is corporate objective, and 4th is direct participation by public. Now this question has been taken from 2019 exam और it directly जो है 2020 के एग्जाम में पूछा गया, and that is why I keep telling you that previous year questions are very very important. बिल्कुल recent पेपर से directly as it is question was taken up and put in the paper. राइट, ये क्वेश्चन हमने पहले भी जो है काफी डिटेल में चैनल पे डिस्कस किया हुआ है. इन द 2019 वाला जो आपकी प्लेलिस्ट होगी उसमें आप देख सकते हैं. ठीक है, 2019 के पेपर से है. सो डिसइन्वेस्टमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? 1 रिवेन्यू कलेक्शन. तो रिवेन्यू कलेक्शन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव रहता है डिसइन्वेस्टमेंट का. सो दिस विल नॉट बी योर आंसर. देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन. ओके, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, प्रॉपर उनकी यूटिलाइजेशन के लिए, तो ये भी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा. देन वी हैव 3 कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. सो डिसइन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से नहीं करती है गवर्नमेंट. राइट, दैट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द बिजनेस सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर. राइट, तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. एंड 4th इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय पब्लिक. दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा. तो आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो है इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. मतलब हमारा कॉर्पोरेट पर्पस नहीं होता है डिसइन्वेस्टमेंट का. राइट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज correct. Question is from unit 6 economic and financial administration. Topic is disinvestment policies, and option number 3 is correct. Next we have question 78, match list 1 with list 2. Again आपका match the following का question है, and authors and concepts again दिए हुए हैं. authors देखते हैं पहले कौन कौन से हैं. A we have James March and Herbert Simon. So March and Simon basically. B we have William Niskanen. Then we have C Charles Lindblom, and D we have Wydrow. Right, and concepts में है incrementalism, bounded rationality, then rational comprehensive decision, and 4th is public choice theory. Right, so let us start with A, James March and Herbert Simon, जिनको हम शॉर्ट में March and Simon भी बोलते हैं. So इन्होंने इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट दिया?
बाउंडेड रेशनैलिटी, सो ए का आपके आ गया 2 बाउंडेड रेशनैलिटी। ओके, सो वी कैन हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ए का 2 कहां पर है? सो इट इज इन अ फोर्थ ऑप्शन, ए का 2 इज, और कहीं पे ए का 2 नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर भी हम बाकी भी देखते हैं। विलियम निस्कनेन, तो विलियम निस्कनेन इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट के साथ जो है एसोसिएटेड है? ही इज एसोसिएटेड विद पब्लिक चॉइस थ्योरी, राइट, पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो बी का आपका हो गया 4, बी का आपका हो जाएगा 4। देन वी हैव चार्ल्स लिंडब्लॉम, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? इंक्रीमेंटलिज्म। हमने मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड देन वी हैव डी बाय द्रोर, उन्होंने कौन सा दिया? रैशनल डिसीजन मेकिंग, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन। सो डी का आपका हो गया 3, राइट। सो यहाँ से बेसिकली सिंपल मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपसे जो है पूछे गए हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका? यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी। ओके, नाउ बिकॉज यहाँ पे जो मोस्टली ऑप्शंस हैं दीज आर रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी, सो क्वेश्चन इज फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी एंड टॉपिक इज मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, राइट। इस पे हमने वीडियो है जो है कॉन्सेप्ट जो है कर रखा है, पब्लिक पॉलिसी पे जो है हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं, राइट। सो एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Coming to next question, the main objective of multi-unit company form of organization are, तो मल्टी यूनिट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी यूनिट कंपनी जो होती है उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, राइट। अब हमें क्या क्या दे रखा है? पूलिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, कि जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं हम उनको पूल करें, साथ में मतलब यूज कर सकें। देन वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइज कर सकें। देन वी हैव यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज, की जो पॉलिसीज हो वो यूनिफॉर्म बन सके। एंड डी इज सेल्फ सफिशिएंसी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि जो भी हमारे वो यूनिट्स हैं दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो अब इसका आंसर अब हम ऑप्शंस में देखेंगे तो वी हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तो कम से कम हमारे जो 3 ऑप्शंस हैं दे आर करेक्ट, और हो सकता है कि चारों के चारों सही भी हों। सो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस वंस अगेन। मल्टी यूनिट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें बोल रखा है मल्टी यूनिट कंपनी। ओके, सो बेसिकली होता क्या है दैट टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर ऑफ कंपनीज, ईजियर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ईजियर, हमने सिमिलर यूनिट्स को एक कंपनी एक साथ रख दिया, ओके, एक ग्रुप में रख दिया, दैट इज द मल्टी यूनिट कंपनी, अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं, राइट। सो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव इसको करने का पूलिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेज होता है, कि रिसोर्सेज जो है हमारे साथ में काम आ जाए, बिल्कुल होगा, राइट। तो योर ए इज करेक्ट। देन डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी होगा बिकॉज दे आर सिमिलर, जो है हमारे यूनिट्स होते हैं जो बेसिकली दे आर सिमिलर, और हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, यस। देन सी इज यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज, दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ व्हाई? पॉलिसीज गवर्नमेंट जो है वो अलग से पहले से है, ठीक है, मतलब हम सिमिलर यूनिट्स को साथ में लेकर आ रहे हैं, तो पॉलिसी यूनिफॉर्म है, वो एक कॉज है ना कि ऑब्जेक्टिव है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, दिस इज अ कॉज। हम सिमिलर यूनिट्स को जिनका काम सिमिलर है या जिनके रिसोर्सेज सिमिलर हो सकते हैं, वी आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर, राइट। सो उनकी पॉलिसीज यूनिफॉर्म होना ये एक कॉज आपका हो सकता है, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है कि हमारा खर्चा सपोज कम से कम हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए, ठीक है, वो एक के रिसोर्सेज दूसरे में काम आ जाए। सो दिस इज नॉट अ कॉज, दिस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस, दिस इज नॉट अ गोल, दिस कैन बी अ कॉज, कंपल्सरी नहीं है कि कॉज हो, बट इट कैन बी अ कॉज। सो यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, right? And D is self-sufficiency in research and development. Obviously now suppose there are multiple units, छोटे-छोटे units हैं, हर कोई अपनी research and development करेगा, तो उसमें resources भी ज़्यादा लगेंगे, time भी बहुत ज़्यादा लगेगा, हो सकता है कि सबके पास उतना equipment ना हो, वो material ना हो, right? But अगर सारे कुछ units एक साथ आ जाए, तो हो सकता है कि किसी के पास जो है लोग अच्छे हो, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, so they can become more self-sufficient in research and development. So this is also correct. So your correct answer would be A, B and D. और ये हमें दे रखा है आपका A, B and D. This is given in your option number 3, right? So uniformity in policies can be a cause. It can lead to a multi-unit company, but that is not the objective. I hope you get it right. Right? So ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस।
ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. ओके, उसके आगे क्या दे रखा है, इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो पहले हम स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या है. ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज द गवर्नर एक्सरसाइजेस हिज डिस्क्रिशनरी पावर in selecting a chief minister in a situation when a chief minister dies with no obvious successor. Okay, तो अगर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है तो उसमें जो गवर्नर है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं. सेकेंड क्या है स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑल्सो यूजेस हिज डिस्क्रिशनरी पावर while performing responsibilities as an administrator of adjoining union territories. ना अगर गवर्नर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अभी काम कर रहे हैं एक एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी के, तो वहां पे भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सरसाइज करने में, परफॉर्म करने में डिस्क्रिशनरी पावर अपनी यूज करते हैं. नाउ अब आगे क्या दिया हुआ है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. राइट, अब इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं? सो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, both statement 1 and 2 are false, statement 1 is correct and statement 2 is false, statement 1 is incorrect but statement 2 is true. तो बेसिकली हमें देखना है कि इनमें से जो दोनों स्टेटमेंट्स है कौन सी ट्रू है कि नहीं है और उस हिसाब से करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, गवर्नर एक्सरसाइज करते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करने में जब कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो, दिस इज करेक्ट, तो ये आपकी ट्रू है. सेकेंडली जो गवर्नर है वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं बाय परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू हैं. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. राइट, तो ये आपका जो है डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर में आता है. राइट, जो यूनियन टेरिटरी वाली जो आपकी डिस्क्रिशन पावर होती है गवर्नर की, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन. और जो ऊपर है जो चीफ मिनिस्टर की सपोज किसी की डेथ हो गई, दैट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर. ओके, सो दिस इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. राइट, नाउ आई नो ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ओके, और उनको लगा कि दिस इज एन असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, तो उनको पता था कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, बट शी थॉट कि ये इसका रीजन नहीं है और उन्होंने 2 टिक कर दिया. ओके, सो शी डिड नॉट रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली, कंप्लीटली, केयरफुली, और उन्होंने जो है ऑप्शन 2 को करेक्ट कर दिया. यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट. ओके, सो ऐसे कई बार हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते क्योंकि ये स्टेटमेंट दे रखी है और आगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हम पूरा नहीं पढ़ते, हमें लगता है असर्शन रीजनिंग है एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है. ओके, इट कैन बी, यू नो, इट मे सीम सिली राइट नाउ, बट एग्जाम में जब व्हेन देयर इज प्रेशर, समटाइम्स such mistakes happen. So make sure that you read the question very properly, very nicely. Okay, तो ये क्वेश्चन सिंपल था और दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा. Okay, so this was from your unit 4 state and local administration. Topic is governor and option number 1 is correct. So that is all for today's question. I'll see you super soon in the next video. Also, I have a small announcement. We have been receiving a few requests to conduct the strategy optimization bootcamp once again. मैंने poll भी डाला था, उसमें भी majority of the people are requesting to have it once again. So I will be organizing it once again, maybe in the next week or very soon. And I will keep you updated about that on this channel. So please make sure that you press the notification button if you have not, and subscribe ताकि जैसे ही जो भी update आता है you get to know. Right? So thank you so much for watching and I'll see you super soon. Till then, take care. Bye bye.